to see the another topic in electrostatics, that is tube of force and tube of induction. As we talk about the line of force and its properties, as we talk about the line of force and its properties in the last period, from these properties we continue the tube of force and tube of induction. So here, this is the positive charge, this is the individual negative charge, and this is nothing but line of force. This is also line of force. If we consider a charge conductor according to properties of electric line of force, according to properties of line of force, if we consider a charge conductor, then electric line of force are always perpendicular. Then electric line of force always perpendicular to the surface of a charge conductor. जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कंडक्टर के सरफेस को परपेंडिकुलर है, ये पॉइंट के पास में परपेंडिकुलर है, ये पॉइंट के पास में भी परपेंडिकुलर है. So electric line of force always perpendicular to the surface of a charge conductor according to properties of electric line of force. This property we have to utilize in order to explain tubes of force and tube of induction. For this purpose, we consider a charge conductor. ये अपन एक charge conductor लिया है. If we consider the small area of a charge conductor, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये अपन एक चार्ज कंडक्टर दिया हुआ है और इस चार्ज कंडक्टर का अपन एक स्मॉल एरिया कंसीडर किया. ये जो स्मॉल एरिया है, इस स्मॉल एरिया का हर पॉइंट जो लेंगे बाउंड्री का, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ऐसा लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट्स है. तो ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैसी है? परपेंडिकुलर. ये पॉइंट से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैसी है? परपेंडिकुलर है. सो फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ area, electric line of force always perpendicular. तो यहां पे देखिए कि इस तरीके से तो ये जो चार्ज कंडक्टर है, इस चार्ज कंडक्टर का अगर अपन एक स्मॉल एरिया कंसीडर करते हैं, तो ये जो स्मॉल एरिया है, इस स्मॉल एरिया की जो बाउंड्री है, इस स्मॉल एरिया की जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री के हर पॉइंट से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैसी है? परपेंडिकुलर. और वो इस तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या हो रहा है? फॉर्म हो रहा है. ठीक है. इट इज जस्ट लाइक अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. इट इज जस्ट लाइक अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. ये जो एरिया है, इस एरिया के बाउंड्री के हर पॉइंट से अगर अपन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को ड्रॉ करते हैं, एरिया के बाउंड्री से हर पॉइंट के इससे अगर अपन एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को ड्रॉ करते हैं, देन इट इज जस्ट लाइक अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एंड दैट ट्यूब इज कॉल्ड एज द ट्यूब ऑफ फोर्स. दैट ट्यूब इज कॉल्ड एज द ट्यूब ऑफ फोर्स. तो यहाँ पे एक ट्यूब ऑफ फोर्स हो जाएगी, यहाँ पे एक ट्यूब ऑफ फोर्स हो जाएगी, यहाँ पे एक ट्यूब ऑफ फोर्स हो जाएगी. तो इस तरीके से ये जो चार्ज कंडक्टर है, इस चार्ज कंडक्टर के सरफेस से नंबर ऑफ ट्यूब ऑफ फोर्स क्या हो सकती है? ओरिजिनेट हो सकती है, स्टार्ट हो सकती है. इज दैट क्लियर? किसी भी चार्ज कंडक्टर का अगर अपन स्मॉल एरिया लेते हैं, तो उस स्मॉल एरिया की जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री के हर पॉइंट से, उस एरिया के बाउंड्री के हर पॉइंट से अगर अपन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ड्रॉ करेंगे, तो वो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की वजह से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा. दैट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ ट्यूब ऑफ फोर्स. दैट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ ट्यूब ऑफ फोर्स. तो यहाँ पे ये ट्यूब ऑफ फोर्स यहाँ पे क्या हो गई है? जनरेट हो गई है. तो इस तरीके से इसको अपन क्या बोलेंगे? ट्यूब ऑफ फोर्स. अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल के हिसाब से अगर अपन एक चार्ज को किसी भी मीडियम में रखते हैं, फॉर एग्जांपल एक मीडियम में रख दिए जिसकी परमिटिविटी कितनी है? एप्सिलॉन.
जिसकी परमिटिविटी कितनी है, एप्सिलॉन है, तो उस वक्त उस चार्ज कंडक्टर से कितनी क्यू ऑफ फोर्स स्टार्ट होंगी, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल अगर अपन क्यू कूलम चार्ज को, कितने चार्ज को, क्यू कूलम चार्ज, अगर अपन ने एक मीडियम के अंदर जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन है उसके अंदर अगर अपन क्यू कूलम चार्ज करते हैं तो उस क्यू कूलम चार्ज से कितनी क्यू ऑफ फोर्स स्टार्ट होगी, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। अगर वहां पे एक कूलम चार्ज है तो एक क्यू ऑफ फोर्स स्टार्ट हो जाएगी, तो क्यू कूलम चार्ज से क्यू अपॉन एप्सिलॉन, और यहाँ पे 1 कूलम चार्ज अगर है तो 1 अपॉन एप्सिलॉन, इतनी क्यू ऑफ फोर्स वहां पे क्या होगी, स्टार्ट होगी। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, when q coulomb charge is kept in a medium whose permittivity is epsilon, then the number of tubes of force originate or starts from that charge is nothing but q upon epsilon, or from 1 coulomb charge 1 upon epsilon tubes of force originate from that charge। अगर अपन उस चार्ज को किसी भी मीडियम में नहीं रखते हैं, मतलब वैक्यूम में रखते हैं या एयर मीडियम में रखते हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, वह क्यू कूलम के लिए क्या आएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। 1 कूलम के लिए क्या आएगा, 1 अपॉन एप्सिलॉन 0। व्हाट इज एप्सिलॉन 0? एप्सिलॉन 0 इज द परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम और फ्री स्पेस। एप्सिलॉन 0 इज द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस और एयर। जनरली अपन ये तीनों चीज के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। तो इस तरीके से क्यू कूलम चार्ज को, किसको, क्यू कूलम चार्ज को अगर अपन एक एयर मीडियम के अंदर रखते हैं या वैक्यूम में रखते हैं तो ऐसे सिचुएशन में वहां से कितनी ट्यूब्स ऑफ फोर्स स्टार्ट होगी, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। एक कूलम चार्ज को अगर एयर मीडियम के अंदर या वैक्यूम के अंदर रखते हैं तो वहां से कितनी ट्यूब ऑफ फोर्स स्टार्ट होगी, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 0। तो इस तरीके से हम एप्सिलॉन 0 को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब इसके ऊपर से मैक्सवेल क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि मैक्सवेल का इंडिकेशन ये है कि किसी भी चार्ज की वजह से वहां से जो भी ट्यूब ऑफ फोर्स ओरिजिनेट हो रही है, जो भी ट्यूब ऑफ फोर्स वहां से जनरेट हो रही है, वो उस मीडियम के परमिटिविटी के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, क्यू कूलम चार्ज एक मीडियम के अंदर रखा हुआ है, वहां से कितनी ट्यूब ऑफ फोर्स स्टार्ट हो रही है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन, तो परमिटिविटी के ऊपर क्या हो गई, क्यू अपॉन एप्सिलॉन, सॉरी नंबर ऑफ ट्यूब ऑफ फोर्स क्या हो गई, डिपेंड हो गई। सो number of tubes of force generated from a certain charge or from certain charge conductor depends upon the permittivity in which the charge conductor is kept or the charge is kept. Okay, then another concept is nothing but tube of induction. दोनों में क्या डिफरेंस है, एक ट्यूब ऑफ फोर्स जो है वो परमिटिविटी के ऊपर डिपेंड है, ट्यूब ऑफ इंडक्शन अगर लेंगे तो वो परमिटिविटी के ऊपर डिपेंड नहीं है, ऐसा हमने कंसीडर किया हुआ है। अब ऐसा क्यों कंसीडर किया हुआ है, वो चीज क्या है। सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे ट्यूब ऑफ इंडक्शन में अगर अपन देखते हैं कि अगर अपन क्यू कूलम चार्ज को किसी भी मीडियम के अंदर रखते हैं, क्यू कूलम चार्ज को किसी भी मीडियम के अंदर रखते हैं जिस मीडियम की परमिटिविटी एप्सिलॉन है, तो वहां से कितनी ट्यूब ऑफ इंडक्शन स्टार्ट होगी, Q tube of induction start होगी। Remember, if a Q coulomb charge is kept in a medium, in a certain medium whose permittivity is epsilon, then according to Michael Faraday, the number of tubes of induction originating or starts from that charge is nothing but Q. If 1 coulomb charge is kept in a medium whose permittivity is epsilon, then the number of tube of induction is nothing but 1. इसका मतलब माइकल फैराडे ने क्या कंसीडर किया हुआ है कि ट्यूब ऑफ इंडक्शन जो है वो मीडियम के परमिटिविटी के ऊपर डिपेंड नहीं है, जबकि मैक्सवेल का ये कहना है कि जो ट्यूब ऑफ फोर्स है वो परमिटिविटी के ऊपर डिपेंड है। ये दोनों में डिफरेंस अपन ने ऐसा क्यों लिया या माइकल फैराडे ने ऐसा क्यों कंसीडर किया हुआ है? In order to derive the different types of formulae, in order
to derive the different types of formulae in case of electrostatic, we consider this concept, that is the tube of induction. ट्यूब ऑफ इंडक्शन के अंदर क्योंकि एक चार्ज कंडक्टर दिया, उसको जैसे जैसे अपन डिफरेंट मीडियम में रखेंगे तो नंबर ऑफ ट्यूब ऑफ फोर्स क्या होती जाएगी, वेरी हो जाएगी। एक मीडियम में रखा ट्यूब ऑफ फोर्स अलग है, दूसरे मीडियम में रखा ट्यूब ऑफ फोर्स अलग है, तीसरे मीडियम के अंदर रखा ट्यूब ऑफ फोर्स अलग है। लेकिन अगर अपन उस चार्ज कंडक्टर को डिफरेंट मीडियम में रखते हैं, लेकिन अगर उस चार्ज कंडक्टर को अपन डिफरेंट मीडियम में रखते हैं तो भी ऐसे कंडीशन में माइकल फैराडे का ये कहना है कि क्यू कूलम चार्ज से क्यू ट्यूब ऑफ इंडक्शन स्टार्ट होगी और एक कूलम चार्ज से एक ट्यूब ऑफ इंडक्शन स्टार्ट होगी। इन शॉर्ट, अकॉर्डिंग टू माइकल फैराडे, नंबर ऑफ ट्यूब ऑफ इंडक्शन, अकॉर्डिंग टू माइकल फैराडे, number of tube of induction is independent of the medium, is independent of the medium in which the charge is kept या चार्ज कंडक्टर इज प्रेजेंट। माइकल फैराडे का ये कहना है कि चार्ज कंडक्टर को आप किसी भी मीडियम में रखो, चाहे वो वैक्यूम में हो, चाहे वो किसी भी दूसरे टाइप के मीडियम में हो, उसकी परमिटिविटी कुछ भी हो, लेकिन वहां से जनरेट होने वाली, वहां से ओरिजिनेट होने वाली या वहां से स्टार्ट होने वाली जो ट्यूब ऑफ इंडक्शन है, उनकी वैल्यू उस चार्ज के ऊपर ही डिपेंड रहेगी, परमिटिविटी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगी। ये सिर्फ कंसेप्ट जो है ये डेरिवेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए या फॉर्मूले जो भी डिफरेंट टाइप्स के हैं उनको अपन सिंपल तरीके से डिराइव करने के लिए क्या किया गया है, इन्वेंशन किया गया है। ओके, थैंक यू। देन वी आर गोइंग टू सी इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी एंड इट्स फॉर्मूला। फर्स्ट वी सी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फॉर एग्जांपल, this is a certain medium in which electric field is present. This is a certain area in which electric field is present. तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम एक certain एरिया लेते हैं, स्मॉल एरिया लेते हैं, गिवन एरिया जिसको अपन बोलेंगे, इस गिवन एरिया में से जितनी ट्यूब ऑफ फोर्स नॉर्मली पास हुई है, जितनी ट्यूब ऑफ फोर्स कैसे पास हो रही है, नॉर्मली, दैट इज परपेंडिकुलरली पास हो रही है, उसको मेजर करना, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या करना, मेजर करना। द नंबर ऑफ ट्यूब ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली, द नंबर ऑफ ट्यूब्स ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू अ गिवन एरिया इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, is called as electric flux linked with the area, is called as electric flux linked with the area. Then flux density. फ्लक्स डेंसिटी यानी क्या? अगर अपन किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के एरिया में एक यूनिट एरिया लेते हैं, क्या लेते हैं अपन? यूनिट एरिया। फॉर एग्जांपल, सपोज ये यूनिट एरिया है, दिस इज अ यूनिट एरिया, दैट इज 1 मीटर स्क्वायर। इस यूनिट एरिया में से जितनी ट्यूब ऑफ फोर्स, इस यूनिट एरिया में से जितनी ट्यूब ऑफ फोर्स नॉर्मली पास हो रही है उसको मेजर करना, यानी फ्लक्स डेंसिटी मेजर करना। अगर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक यूनिट एरिया लेते हैं, दैट इज 1 मीटर स्क्वायर इतना एरिया लेते हैं, और उसके अंदर से जितनी नंबर ऑफ ट्यूब ऑफ फोर्स नॉर्मली पास हो रही है, कैसे पास हो रही है? नॉर्मली। यहाँ पे गिवन एरिया था, यहाँ पे यूनिट एरिया है, रिमेंबर। तो ये जो यूनिट एरिया है, इस यूनिट एरिया में से जितनी ट्यूब ऑफ फोर्स नॉर्मली पास हो रही है, परपेंडिकुलरली पास हो रही है, उसको मेजर करना, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या करना? मेजर करना। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज आल्सो कॉल्ड एज फ्लक्स डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज आल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। वी वांट टू फाइंड द फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना है? फार्मूला डिराइव करना है। कंसेप्ट समझ में आ गया? फिर से देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगर अपन ने एक सर्टेन एरिया लिया हुआ है और उस सर्टेन एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस सर्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक स्मॉल एरिया अपन कंसिडर करते हैं, अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक स्मॉल एरिया अपन कंसिडर करते हैं, उस स्मॉल एरिया में से जितनी ट्यूब्स ऑफ फोर्स नॉर्मली पास हो रही है,
परपेंडिकुलरली पास हुई है उसको मेजर करना, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या करना है, मेजर करना। द नंबर ऑफ ट्यूब्स ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू अ गिवन एरिया, द नंबर ऑफ ट्यूब्स ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू अ गिवन एरिया is called as electric flux, is called as electric flux linked with the area. If we consider a small area, that is a unit area, if we consider a unit area that is a 1 meter square, then the number of tubes of force passing normally, then the number of tubes of force passing normally through a unit area is called as electric flux density, is called as electric flux density, or it is also called as electric field intensity. Okay, then we see the expression for capital E, that is electric field intensity. अब यहाँ पे देखिए, सपोज अपन ने एक सर्टन चार्ज लिया Q, this is a charge plus Q, it is kept at a point O in a medium whose permittivity is epsilon. ये अपन ने प्लस Q इतना चार्ज किया, इस प्लस Q इतने चार्ज को एक सर्टन पॉइंट O के पास में अपन ने रखा हुआ है, बराबर। और ये जो चार्ज है ये ऐसे मीडियम में रखा हुआ है जिस मीडियम की परमिटिविटी कितनी है, epsilon है। कंसीडर ए चार्ज प्लस Q which is kept at a point O. Consider a charge plus Q which is kept at a point O in a medium whose permittivity is epsilon. Then according to Maxwell, the number of tubes of force, according to Maxwell, the number of tubes of force originating from plus Q charge is nothing but Q upon epsilon. Maxwell के कहने के मुताबिक ये जो प्लस Q इतना चार्ज है, यहाँ से कितनी ट्यूब्स ऑफ फोर्स स्टार्ट होगी, Q अपॉन एप्सिलॉन। यहाँ से कितनी ट्यूब ऑफ फोर्स स्टार्ट होगी प्लस Q चार्ज से, Q अपॉन एप्सिलॉन, बराबर। अब ये जो प्लस Q अपॉन एप्सिलॉन की ट्यूब ऑफ फोर्स स्टार्ट हुई है, these tubes of force passing radially outward means it is along the radius, तो ये passes radially outward, इस तरीके से radially outward पास होगी, like this. Okay, the number of tubes of force originating from the charge plus Q, the number of tubes of force originating from the charge plus Q according to Maxwell is nothing but Q upon epsilon, because the charge is kept in a medium of permittivity epsilon. These tubes of force moving radially outward, that is along the radius. As it is moving along the radius, then the number of tubes of force passing through unit area, that is the flux density, hence flux density, it is equal to total number of tubes of force upon total area, flux density or electric field intensity, is equal to total number of tubes of force upon total area. जैसे कि आप यहाँ पे देखते हैं, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट अपन ने कंसीडर कर लिया, इस पॉइंट के सराउंडिंग में अपन ने एक स्मॉल एरिया ड्रॉ किया, दैट इज नथिंग बट 1 मीटर स्क्वायर। ये एक सर्टन पॉइंट लिया अपन ने स्फीयर के सरफेस पे, और ये जो स्फीयर के सरफेस पे अपन ने पॉइंट लिया हुआ है, इस पॉइंट का ये पॉइंट के सराउंडिंग में क्या ड्रॉ किया अपन ने, यूनिट एरिया ड्रॉ किया। क्या ड्रॉ किया अपन ने, यूनिट एरिया। अब यूनिट एरिया जो ड्रॉ किया हुआ है, इस यूनिट एरिया में से भी ट्यूब ऑफ फोर्स क्या होगी, नॉर्मली पास होगी। इस यूनिट एरिया में से भी क्या होगी, नॉर्मली ट्यूब ऑफ फोर्स नॉर्मली पास होगी। तो वो कितनी पास होगी, वो अपने को यहाँ पे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और वो फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या आएगा, फ्लक्स डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ट्यूब्स ऑफ फोर्स अपॉन टोटल एरिया।
मतलब कितनी टोटल नंबर ऑफ टिप्स ऑफ फोर्स पास हो रही है अलोंग द रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, और वो सरफेस का टोटल एरिया कितना है। तो जैसे कि अपन यहाँ पे देखते हैं टोटल नंबर ऑफ टिप्स ऑफ फोर्स कितनी पास हो रही है रेडियली आउटवर्ड, q अपॉन एप्सिलॉन। स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा 4 पाई r स्क्वायर, एंड देयरफॉर कैपिटल E दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और फ्लक्स डेंसिटी इट इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन, इट इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन divided by 4 pi r square. Hence, capital E it is equal to q upon 4 pi epsilon r square, or capital E is equal to q upon 4 pi epsilon 0 k into r square, because epsilon upon epsilon 0 it is equal to k. Permittivity of any medium to the permittivity of vacuum. Permittivity of any medium to the permittivity of vacuum, this ratio is nothing but k, which is called as dielectric constant, which is called as dielectric constant. K is nothing but dielectric constant. यहाँ पे k क्या है dielectric constant है. This dielectric constant is different for different medium, because for different medium permittivity is different. Concept समझिए. यहाँ पे अपन एक प्लस q इतना चार्ज है, ये जो प्लस q इतना चार्ज है इसको अपन ने पॉइंट O के पास में रखा हुआ है एक ऐसे मीडियम के अंदर जिसकी परमिटिविटी कितनी है एप्सिलॉन है। इसके सराउंडिंग में अपन ने एक सरफेस ड्रॉ स्फीयर ड्रॉ किया जिसकी रेडियस कितनी है सपोज स्मॉल r, जिसकी रेडियस कितनी है सपोज स्मॉल r है। तो ऐसे सिचुएशन में ये जो प्लस q इतना चार्ज है मैक्सवेल के कहने के मुताबिक ये प्लस q इतने चार्ज से q अपॉन एप्सिलॉन इतनी ट्यूब्स ऑफ फोर्स ओरिजिनेट होगी। मैक्सवेल के कहने के मुताबिक प्लस q इतने चार्ज से q अपॉन एप्सिलॉन इतनी ट्यूब्स ऑफ फोर्स वहां पे क्या होगी ओरिजिनेट होगी, एंड दिस ट्यूब्स ऑफ फोर्स आउटवर्ड मूव्स रेडियली आउटवर्ड, मूव्स रेडियली आउटवर्ड। कैसे मूव हो रही है वो रेडियली आउटवर्ड जा रही है। तो जैसे रेडियली आउटवर्ड जा रही है इसका मतलब नॉर्मली टू द स्फीयर सरफेस, ये जो स्फीयर का सरफेस है इस स्फीयर के सरफेस को वो कैसे पास होगी नॉर्मली पास होगी। अब ये स्फीयर के सरफेस के ऊपर अगर अपन यहाँ पे अपन एक पॉइंट लेते हैं, कोई भी पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे बोलिए यहाँ पे बोलिए कहीं भी लेते हैं, और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के सराउंडिंग में अपन ने यूनिट एरिया ड्रॉ किया। स्फीयर के सरफेस में अपन ने यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ किया, और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के सराउंडिंग में अपन ने यूनिट एरिया ड्रॉ किया। इस यूनिट एरिया में से भी कुछ ट्यूब ऑफ फोर्स नॉर्मली पास होगी। तो इस यूनिट एरिया में से जितनी ट्यूब ऑफ फोर्स नॉर्मली पास होगी दैट इज नथिंग बट फ्लक्स डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो टोटल नंबर ऑफ ट्यूब्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द सरफेस एरिया एंड टोटल एरिया। तो टोटल कितनी ट्यूब ऑफ फोर्स पास होंगी सरफेस स्फीयर के सरफेस में से q अपॉन एप्सिलॉन। स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा 4 पाई r स्क्वायर। सो कैपिटल E इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। हेंस E इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर। So E is equal to Q upon 4 pi epsilon 0 K into R square। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है या फ्लक्स डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो अपने को यहाँ पे मिल गया है E is equal to Q upon 4 pi epsilon R square। E is equal to Q upon 4 pi epsilon R square। कि अगर अपन एक चार्ज लेते हैं Q इतना चार्ज लेते हैं और उसको एक मीडियम के अंदर रखते हैं जिस मीडियम की परमिटिविटी कितनी है एप्सिलॉन है, तो ऐसे कंडीशन में उस मीडियम से या उस वो जो चार्ज है वो चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी r इतने डिस्टेंस पे, उस चार्ज से r इतने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी E is equal to Q upon 4 pi epsilon r square। अगेन Q upon 4 pi epsilon 0 K into r square। E is equal to Q upon 4 pi epsilon 0 K into r square, because epsilon upon epsilon 0 is equal to K, that is nothing but dielectric constant। किसी भी मीडियम की परमिटिविटी और परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी और परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, इसका रेशियो अगर अपन देते हैं then that ratio is denoted by K, which is called as dielectric constant, which is called as dielectric constant। It has a different value for different medium, because for different medium permittivity is different। तो इस तरीके से एक सर्टेन चार्ज की वजह से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे
एक सर्टेन चार्ज की वजह से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, ये निकालने का फॉर्मूला आपको को यहाँ पे क्या हो गया, मिल गया। ओके, देन वी सी द नेक्स्ट कंसेप्ट, नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन एंड total normal electric induction, and what are the formulas for normal electric induction and total normal electric induction in electrostatics. First we see normal electric induction. Suppose this is a region and in this region a unit area is considered. This is a region in which electric field is present, and in this region we consider a unit area, that is 1 meter square. If number of tubes of induction, if number of tubes of induction passing normally through this unit area, then that number is called as normal electric induction. The number of tubes of induction, the number of tubes of induction passing normally, the number of tubes of induction passing normally through unit area in an electric field is called as normal electric induction. Is called as normal electric induction. तो किसी भी यूनिट एरिया में से जितनी ट्यूब ऑफ इंडक्शन, किसी भी यूनिट एरिया में से जितनी ट्यूब ऑफ इंडक्शन नॉर्मली पास हो रही है उसको मेजर करना, यानी नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन की वैल्यू क्या करना है, मेजर करना है। ठीक है, अगर यहाँ पे एरिया यूनिट एरिया नहीं है और एक सर्टेन एरिया है, मतलब उससे ज्यादा एरिया है या उससे कम एरिया है, दैट इज कॉल्ड एज एरिया डीएस, तो ऐसे कंडीशन में डेफिनेशन अलग आएगी, दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन ओवर एरिया डीएस, दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन ओवर एरिया डीएस। लेट अस सी हाउ इट इज। सपोज अपन ने प्लस क्यू इतना चार्ज दिया हुआ है और ये जो प्लस क्यू इतना चार्ज है ये एक मीडियम के अंदर रखा हुआ है, जिस मीडियम की परमिटिविटी कितनी है, एप्सिलॉन। कंसीडर अ चार्ज प्लस क्यू व्हिच इज केप्ट इन अ मीडियम whose permittivity is epsilon, and draw a sphere around this charge. If we draw a sphere around this charge and consider a point P on the sphere, and consider a point P on the sphere, then around this point P we consider unit area. Around this point P we consider unit area. From the charge plus Q, the number of tubes of induction. From the charge plus Q, the number of tubes of induction generated or originated is nothing but plus Q. According to Faraday, plus Q इतना चार्ज है, प्लस क्यू इतने चार्ज से कितनी ट्यूब ऑफ इंडक्शन स्टार्ट होगी या ओरिजिनेट होगी, प्लस क्यू इतनी ट्यूब ऑफ इंडक्शन, नंबर ऑफ क्यू इतनी ट्यूब ऑफ इंडक्शन स्टार्ट होगी, एंड दिस ट्यूब ऑफ इंडक्शन passes radially outward. This tube of induction passes radially outward through this spherical area. Suppose r be the distance of the point P from the center. Suppose r be the distance of the point P from the center or r be the radius of the spherical surface. अब ये जो यूनिट एरिया है, इस यूनिट एरिया में से, ये जो यूनिट एरिया है, इस यूनिट एरिया में से जितनी ट्यूब ऑफ इंडक्शन नॉर्मली पास होगी, इस यूनिट एरिया में से जितनी ट्यूब ऑफ इंडक्शन नॉर्मली पास होगी, दैट वी कॉल्ड एज नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन, दैट वी कॉल्ड एज नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन। अगर अपन कोई भी क्लोज सरफेस लेते हैं, अगर अपन कोई भी क्लोज सरफेस लेते हैं, उस क्लोज सरफेस के यूनिट एरिया में से, उस क्लोज सरफेस के यूनिट एरिया में से जितनी ट्यूब ऑफ इंडक्शन नॉर्मली पास हुई है, परपेंडिकुलरली पास हुई है, उसको मेजर करना, यानी नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन मेजर करना। ओके, दैट इज कॉल्ड एज एन। तो यहाँ पे इस तरीके से अपन अरेंजमेंट कर लिए। अब ये यूनिट एरिया में से जितनी ट्यूब ऑफ इंडक्शन पास हुई है उसको क्या बोलेंगे अपन, नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन। सपोज तो यहाँ पे कितनी ट्यूब ऑफ इंडक्शन नॉर्मली पास हुई है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन इट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ट्यूब ऑफ इंडक्शन, टोटल नंबर ऑफ ट्यूब ऑफ इंडक्शन
डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। इट इज इक्वल टोटल नंबर ऑफ ट्यूब ऑफ इंडक्शन कितनी है, Q, टोटल एरिया कितना है 4 पाई r स्क्वायर, बराबर। टोटल नंबर ऑफ ट्यूब ऑफ इंडक्शन डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। तो यहाँ पे स्फीयर का एरिया कितना है 4 पाई r स्क्वायर। कितनी ट्यूब ऑफ इंडक्शन स्फीयर के सरफेस में से नॉर्मली पास हो रही है, Q। कितनी ट्यूब ऑफ इंडक्शन स्फीयर के सरफेस में से नॉर्मली पास हो रही है, Q। तो यहाँ पे NEI दैट इज नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन, इसका फॉर्मूला आएगा Q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, 5 r स्क्वायर। If we multiply and divide, if we multiply and divide by epsilon, what we get, Q upon 4 pi epsilon r square into epsilon, यहाँ पे अपन ने एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई भी कर दिया, एप्सिलॉन से डिवाइड भी कर दिया। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, देखिए यहाँ पे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर, Q अपॉन 4 pi epsilon r square is nothing but E, so it is nothing but E into epsilon, it is nothing but E into epsilon। तो नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन इसका फॉर्मूला परमिटिविटी के फॉर्म में, नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन इन द फॉर्म ऑफ परमिटिविटी इज नथिंग बट epsilon into E। कब है ये फॉर्मूला, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस एरिया सरफेस को कैसी है, नॉर्मल है। जो यूनिट एरिया आपने ड्रॉ किया हुआ है उस यूनिट एरिया को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नॉर्मल है तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन का फॉर्मूला परमिटिविटी के फॉर्म में क्या आएगा, एप्सिलॉन इनटू E आएगा। क्या आएगा, एप्सिलॉन इनटू E। अब यहाँ पे परपेंडिकुलरली क्यों आएगा, जैसे कि अपन ने पहले ही बता चुके हैं कि नंबर ऑफ ट्यूब्स ऑफ इंडक्शन जो है, जो चार्ज Q से स्टार्ट हो रहे हैं वो रेडियली आउटवर्ड जा रहे हैं, और रेडियली आउटवर्ड जाने की वजह से यहाँ पे नॉर्मल ही आएगा। कैसे आएगा, यहाँ पे नॉर्मल ही आएगा। तो दैट्स व्हाई नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन इज इक्वल टू एप्सिलॉन इनटू E, इज इक्वल टू एप्सिलॉन इनटू E। सपोज इंस्टेड ऑफ दिस यूनिट एरिया we consider area ds। ये जो एरिया है यूनिट एरिया, इसके बजाय अगर अपन ds इतना एरिया कंसीडर करते हैं, कितना एरिया कंसीडर करते हैं, ds। इंस्टेड ऑफ यूनिट एरिया वी कंसीडर एरिया ds, इंस्टेड ऑफ यूनिट एरिया वी कंसीडर एरिया ds। देन नंबर ऑफ ट्यूब्स ऑफ इंडक्शन, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्यूब्स ऑफ इंडक्शन over area ds, number of tubes of induction over area ds, it is equal to epsilon into E into ds, it is equal to epsilon into E into ds। एक यूनिट एरिया में से कितनी नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन पास होगी, एप्सिलॉन into E, तो ds एरिया में से कितनी पास होगी, एप्सिलॉन into E into ds। कंसेप्ट ख्याल में आ गया कि अगर एक यूनिट एरिया में से ट्यूब ऑफ इंडक्शन, नॉर्मल ट्यूब ऑफ इंडक्शन कितनी पास हो रही है, एप्सिलॉन इनटू E, तो एरिया ds में से कितनी पास होगी, एप्सिलॉन इनटू E इनटू ds। when the electric field intensity is perpendicular or normal to the surface, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एरिया ds को नॉर्मल है तो। इफ एरिया ds को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नॉर्मल नहीं है, if area ds को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नॉर्मल नहीं है, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, सपोज ये जो एरिया ds है, इस एरिया ds को यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये नॉर्मल नहीं है। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में है एंड इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द नॉर्मल, इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द नॉर्मल। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ने एरिया ds के साथ में यहाँ पे ये इसको परपेंडिकुलर नहीं है। ऐसे सिचुएशन में इस एरिया ds को जो नॉर्मल है या परपेंडिकुलर है उसके साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ने कितना एंगल फॉर्म किया हुआ है, थीटा इतना एंगल फॉर्म किया हुआ है। तो इसका कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का परपेंडिकुलर की साइड में या नॉर्मल की साइड में जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा, E cos थीटा। कितना आएगा, E cos थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कंपोनेंट
नॉर्मल के डायरेक्शन में जो आएगा एरिया ds को नॉर्मल जो है वो कितना आएगा e cos थीटा, और इसलिए ऐसे सिचुएशन में नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन ओवर एरिया ds, नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन ओवर एरिया ds इट इज इक्वल टू एप्सिलॉन e cos थीटा इनटू ds। समझ में आ गया कि अगर एरिया ds को इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी नॉर्मल है तो ये फॉर्मूला, अगर नॉर्मल नहीं है उसने नॉर्मल के साथ में थीटा इतना एंगल फॉर्म किया हुआ है तो नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन ओवर एरिया ds का फॉर्मूला क्या आएगा एप्सिलॉन e cos थीटा इनटू ds। ओके, जनरली फॉर क्लोज सरफेस, जनरली फॉर क्लोज सरफेस ऑफ आर्बिट्ररी शेप और रैंडम शेप एरिया ds को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो नॉर्मल नहीं रहती। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन, तो ये जो एरिया ds है ऐसे लार्ज नंबर ऑफ एरिया ds ये पूरा सरफेस बना हुआ है। सपोज ये एक दूसरा एरिया ds है, ये एक दूसरा एरिया ds है, ये एक दूसरा एरिया ds है, तो ऐसे लार्ज नंबर ऑफ एरिया ds है, ये पूरा क्लोज सरफेस बना हुआ है। तो पूरे क्लोज सरफेस में से, ये पूरे क्लोज सरफेस में से जितनी ट्यूब ऑफ इंडक्शन, पूरे क्लोज सरफेस में से जितनी ट्यूब ऑफ इंडक्शन नॉर्मली पास हो रही है उसको मेजर करना, यानी टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन मेजर करना। द नंबर ऑफ ट्यूब्स ऑफ इंडक्शन पासिंग नॉर्मली, द नंबर ऑफ ट्यूब्स ऑफ इंडक्शन पासिंग नॉर्मली थ्रू क्लोज सरफेस इज कॉल्ड एज टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन, इज कॉल्ड एज टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन। तो जैसे कि अपन यहाँ पे डायग्राम में देखे, ये एरिया ds में से कितनी ट्यूब ऑफ इंडक्शन नॉर्मली पास हो रही है एप्सिलॉन e cos थीटा इनटू ds, कितनी पास हो रही है एप्सिलॉन e cos थीटा इनटू ds। अगर अपन पूरे क्लोज सरफेस के लिए निकालना चाहिए तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, एंड देयरफॉर टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन, देयरफॉर टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन इट इज इक्वल टू इंटीग्रल एप्सिलॉन e cos थीटा, इंटीग्रल एप्सिलॉन e cos थीटा इनटू ds। कि अगर मुझे पूरे क्लोज सरफेस के अंदर से कितनी ट्यूब ऑफ इंडक्शन नॉर्मली पास हो रही है ये अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन ओवर अ क्लोज सरफेस, टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन ओवर अ क्लोज सरफेस, over a closed surface it is equal to epsilon e cos theta into ds। this is natural कि एक एरिया ds में से इतनी पास होगी है तो टोटल क्लोज सरफेस में से कितनी पास होगी, तो ऐसे बहुत सारे जो क्लोज सरफेस है इनमें से बहुत सारे जो एरिया ds है उसके वजह से अपन उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो इस तरीके से इंटीग्रल एप्सिलॉन e cos थीटा into ds इज इक्वल टू एप्सिलॉन e cos थीटा into ds। यहाँ पे क्या है cos थीटा है, cos थीटा का मतलब कौन सा प्रोडक्ट आ गया, डॉट प्रोडक्ट आ गया। सो हेंस total normal electric induction, hence total normal electric induction is equal to integral epsilon vector e dot vector ds, vector e dot vector ds। तो यहाँ पे cos थीटा है, cos थीटा आने की वजह से यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट आएगा, डॉट प्रोडक्ट आएगा। cos थीटा होने की वजह से यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट आएगा, डॉट प्रोडक्ट आएगा। सो टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन ओवर अ क्लोज सरफेस, total normal electric induction over a closed surface is equal to integral epsilon vector e dot vector ds। Is that clear?